नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में नहीं थम रही तकरार। रिजिजू ने चिट्ठी लिखकर कहा कॉलेजियम में रखे जाएं सरकार के प्रतिनिधि। विपक्ष ने बताया खतरनाक कोशिश। दो 2023 और 24 के चुनावी मिशन के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। दिल्ली में भव्य रोड शो के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी। रविशंकर प्रसाद ने किया दावा सभी चुनाव जीतेगी बीजेपी। 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच तैयार। जल, थल और गगन में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरों को दिया राष्ट्र रक्षा का मंत्र। नए शिखर पर पहुंचा सोना। एमसीएक्स पर पहली बार भाव 56,500 के पार, लेकिन बाजार में हफ्ते की शुरुआत दबाव के साथ। सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद। बजट में हो सकता है हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान। इसी साल तक दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। वहीं इथेनॉल वाली गाड़ियों को भी मिल सकता है बजट बूस्टर। आवाज एक्सक्लूसिव। To my motherland, India, भारत, मेरा भारत महान, जय हिंद। थैंक यू। गोल्डन ग्लोब का इतिहास रचने के बाद ऑस्कर से पहले आरआरआर का एक और कमाल। लॉस एंजल्स क्रिटिक चॉइस अवार्ड में जीता बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड। जेम्स कैमरून ने भी की टीम राजामौली की तारीफ। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। कल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बैठक से पहले दिल्ली में पीएम मोदी ने रोड शो किया। ये रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर खत्म हुआ। बीजेपी की इस बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी को 2023 में एक भी चुनाव नहीं हारना है। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। और कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान हैं, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने इस रोड शो को इवेंट मैनेजमेंट बताया। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। 2024 के लिए किसकी कैसी है तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। कॉलेजियम मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम में सरकार के 2 प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की मांग की है। असीम मनचंदा से डिटेल लेते हैं। बताइए असीम, सरकार की जो चिट्ठी है उसमें और क्या क्या बातें लिखी गई हैं? तो असीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब अपने शहर से दूर रहने वाले वोटर्स भी अपने शहर के लिए वोट डाल सकेंगे। यानी अब मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने होम टाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाताओं को वोटिंग सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम को डेवलप किया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रिमोट वोटिंग मशीन का प्रेजेंटेशन दिया।
इस सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दलों और 57 क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया था। बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चुनाव आयोग ने की और सुझाव भी मांगे। 31 जनवरी तक रिमोट ईवीएम पर सभी दलों से सुझाव मांगा गया है। हालांकि कांग्रेस समेत 16 दलों ने आरवीएम का विरोध किया है। और अब चलते हैं असीम मनचंदा के पास। जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने चिट्ठी लिखी है और 2 प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है कॉलेजियम में। असीम, बताएं चिट्ठी की डिटेल क्या है? देखिए, कॉलेजियम मामले को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से आमने सामने है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का इस पर नरम रुख देखने को मिला था। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं वो उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जो कानून मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और कॉलेजियम के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को बदलने की मांग की है। उनका ये कहना है कि जो नियुक्तियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, उसके अंदर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट की नियुक्तियां होती हैं उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो जज है उनकी जवाबदेही तय होगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर विरोधी पार्टियां जो है कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड करने में लगी हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच, केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच कॉलेजियम को लेकर के खींचतान आगे भी लंबी हो सकती है। शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना सशस्त्र बलों को मजबूत करने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। पीएम ने कहा कि युवा अग्निवीर सशस्त्र बलों को ज्यादा युवा और टेक सेवी बनाएंगे। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और आज बाजार दबाव में दिखा। उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 60,093 पर बंद हुआ। निफ्टी 62 पॉइंट गिरकर 17,895 पर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर बंद हुए। मेटल, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में बिकवाली रही। सबसे ज्यादा दबाव रहा रियल्टी, फार्मा शेयरों में। सरकारी बैंकों से जुड़े शेयरों में खरीदारी रही। आईटी, एनर्जी इंडेक्स आज भी बढ़त पर बंद हुए। एमसीएक्स पर सोना ऑल टाइम हाई पर है। सोने का भाव एमसीएक्स पर पहली बार 56,500 के पार निकला है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 9 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्या है सोने का हाल, बताएंगे हमारे सहयोगी और कमोडिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। सोने में आज दूसरे दिन लगातार हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं और 56,500 के स्तर भी आज यहां पर टूटते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर भाव 8 महीने के हाईज पर हैं और हम अब भी यहां पर करीब $130 दूर हैं ऑल टाइम हाई से, जो हमने यहां पर बनते हुए देखे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अगर भारतीय बाजारों की यहां पर बात करें तो जनवरी के महीने में करीबन 5% के गेन सोने में देखने को मिले हैं। दिसंबर में ये 4% की तेजी थी और नवंबर के महीने में करीबन 7% की बढ़त यहां पर सोने में देखने को मिली। यानी कि पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने में दर्ज की जा चुकी है। बाजार मानता है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से एक चिंता रही, रिसेशन स्लोडाउन की कंसर्न्स रही, डॉलर इंडेक्स जो कि 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहां पर सोने ने उठाता हुआ नजर आया है। 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यूएस फेड की तरफ से फरवरी के पहले हफ्ते में पूरी तरह से फैक्टर इन कर दी गई है। अगर यहां पर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप एक नीजोक रिएक्शन यहां पर सोने में बनता हुआ देखेंगे। अदरवाइज माना यही जा रहा है कि सोने में यहां से और बढ़त देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $2,000 पर यहां पर सोना जल्द ही जाता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में तो 58,000 के लेवल्स बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। अगर लेवल्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब तक 1880 के लेवल्स नीचे में होल्ड करते हैं तब तक यहां पर सोना ऑन द चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बाजार यहां पर कंटिन्यूसली जो इस हफ्ते में डेटा है उनको भी वॉच करेगा। जीडीपी नंबर्स यूएस, चाइना, जापान की तरफ से आने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स यहां पर चाइना और जापान की तरफ से हैं, तो यहां से भी क्यूज बनते हुए नजर आएंगे।
और भारत के जीडीपी में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का हिस्सा 7% है। मार्केट साइज 78 बिलियन US$ है। ये सेक्टर 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। आने वाले बजट में इस सेक्टर की क्या है उम्मीदें, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ज्वेलर्स के साथ बातचीत। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की इस बजट से क्या है उम्मीदें, आइए हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि बजट आने वाला है, आपके सेक्टर की क्या क्या डिमांड है? जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है जो डोमेस्टिक में है वो 1.5 से लेकर 3% तक है, और जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो 2.5% से लेकर 5% तक है। तो हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पहल चलाई है हमारे प्रधानमंत्री ने उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट के ये थोड़ा हमें उसमें रिलैक्सेशन दे। जिगर भाई, आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CNBC आवास का, जिन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑलवेज प्रीफर करती है कि बाहर आए, तो गवर्नमेंट विद द 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के माध्यम से यदि गोल्ड में देगी तो मुझे लगता है कि गोल्ड काफ़ी कुछ बाहर आएगा। अभी अपने देखते हैं कि दिसंबर के अंदर सबसे ज़्यादा निर्यात आयात जो बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में गोल्ड की बहुत कम हुई है, क्योंकि भाव काफ़ी बढ़ चुका है। तो यही गोल्ड यदि बैंक के माध्यम से 6% से बैंक लाएगी तो मैक्सिमम फ़ायदा हमें गवर्नमेंट से मिल सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ड्यूटी है हमारी, वो ड्यूटी कम से कम उसको सिंक्रोनाइज़ करे, क्योंकि उसके बिजनेस के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा यस भाई, आपकी क्या विश है गवर्नमेंट से? मेरे को गवर्नमेंट से ये रजूआत है कि जो अपना इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी है जो भी गोल्ड पे जो 12.5% है, और प्लस AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो 2.5% है उसको मिला के मार्कअप हो जाता है 15%। तो मैं गवर्नमेंट से ये रजूआत करना चाहूँगा जो 12.5% है उसको कम करके 7.5% करना चाहिए, जिससे स्मगलिंग में भी काफ़ी कम हो जाएगा स्मगलिंग जो है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अपना पैन कार्ड लिमिट है, जो गोल्ड खरीदने के टाइम जो पैन कार्ड देना पड़ता है 2 लाख की खरीदी के ऊपर, वो गवर्नमेंट से रजूआत है कि वो 2 लाख की जो लिमिट है उसको 5 लाख तक कर दे। बिल्कुल, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव है, और गवर्नमेंट के लिए भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो काफ़ी अटपटा रहा है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना है और इस सजेशन के साथ आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर इस सेगमेंट को भी इस लाभ होगा, और सरकार को इससे टैक्स के रूप में भी लाभ हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। बजट में इस बार हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस साल के अंत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने भी लगेगी। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। बताएं दीपाली, क्या है सरकार के प्लान? देखिए, इस बार के बजट में एक नई तरह की ट्रेन का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पहले से ही रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, यानी जिस भी तरह के इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मिलते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों को, वो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल दिसंबर के आखिर तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जो कि सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जा सकती है। शुक्रिया दीपाली। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की तरफ से बजट में टैक्स पर छूट मिल सकती है। जी हां, सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है। इस स्कीम के तहत कंपनियों को इथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है। साथ ही इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को EV की तर्ज पर टैक्स में छूट भी मिल सकती है। ये डिटेल हमें बताएंगे असीम मनचंदा। बताएं असीम, बजट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार इथेनॉल ब्रांडिंग को बढ़ावा देना चाहती है ताकि क्रूड इंपोर्ट बिल को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार ने इथेनॉल ब्रांडिंग के टारगेट्स को भी प्रीपोन कर दिया है। पहले साल 2030 तक ये टारगेट पूरे करने थे, लेकिन सरकार ने इसको प्रीपोन करके 2025 कर दिया। इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए सरकार जो इथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनी उनको सस्ते में कर्ज उपलब्ध कराती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत स्कीम जो है मार्च 2023 में खत्म हो रही है, लेकिन सरकार इसको 2 साल के लिए आगे बढ़ा सकती है। मार्च 2025 तक ये स्कीम बढ़ सकती है। दूसरी बात, खासतौर पर जो कंपनी
कंपनियां अभी तक लोन ले चुकी हैं और उनसे अभी तक इथेनॉल प्लांट का प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, तो सरकार उसके लिए 2 साल का मोरेटोरियम बजट के अंदर इसकी घोषणा कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां उनको ईवी की तर्ज पर सरकार टैक्स डिडक्शन दे सकती है। अभी जो ईवी गाड़ियां हैं उनको सरकार 1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80 के तहत देती है, तो सरकार इसको इथेनॉल के चलने वाली गाड़ियों के ऊपर भी लागू कर सकती है। तो वित्त मंत्री से बजट में घोषणाएं हमको होती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया असीम। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे डावोस, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। भारत में दवाई के कारोबार का सालाना 2.5 से 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में भारत से दवाइयां एक्सपोर्ट होती है। फार्मा की बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, जायजा लिया केतन जोशी ने। इस बजट से फार्मा इंडस्ट्री की भी कई सारी मांगे हैं। आइए हम इस क्षेत्र के दिग्गजों से बात करते हैं। सर, हमें बताइए कि आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। अगर हम जैसे देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री कई सालों से आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और इसमें काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लग रही है और लगता है कि हम उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। पर अगर गवर्नमेंट से हमें इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स का कोई बेनिफिट हो या इन टर्म्स ऑफ सब्सिडरी लोन्स का बेनिफिट हो, सब्सिडाइज लोन्स का, या अगर हमें कहीं से टैक्स बेनिफिट में अगर कुछ प्लान करके जो भी नए कैपेक्स है या जो भी नए हमें R&Ds में या कहीं पे भी जो एक्सपांशंस का या नई प्रोडक्ट लाइंस का हम जो सोच रहे हैं, अगर उसमें कोई बेनिफिट्स हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी किया जा सकता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सर बताइए, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री में पूरी फार्मा इंडस्ट्री API के चलते आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट है। अगर सरकार की ओर से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए तो जो सोर्सिंग है वो इजी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी फास्ट होगी और जो कॉस्टिंग से मैटर्स करते हैं उसमें भी हमको इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। अच्छा सर, आपका क्या क्या प्रस्ताव है। सी, फार्मा इंडस्ट्री एक रेगुलेशन बाउंड इंडस्ट्री है। वी हैव टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन, क्योंकि ये पेशेंट्स में यूज़ होती है। हमको लगातार जो रेगुलेशन में अपडेशन हो रहे हैं, नाइट्रोसामिन इम्प्योरिटी या फिर डाइथिलीन ग्लाइकॉल कंटेंट कंप्लायंस, ये कॉस्ट इनकर करते हैं और कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। तो इस टाइप के अपडेशन के साथ साथ अगर इंडस्ट्री को कमर्शियल सपोर्ट हो, दैट विल बी गुड। तो ये सारे सुझाव है वो China +1 की पॉलिसी के तहत है। अगर इसमें सरकार ने थोड़ी सी भी कुछ चेंजेस किए तो ये सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक शुरू हो गई है। WEF आज से 20 जनवरी तक चलेगा। इसमें 130 देशों के 2700 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें 50 से ज्यादा देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और RK सिंह शामिल होंगे। वहीं कुमार मंगलम बिरला, गौतम अदानी, N चंद्रशेखरन और सज्जन जिंदल जैसे दिग्गज भी इंडस्ट्री के इसमें शामिल होंगे। इस बार WEF की थीम है बटे हुए दुनिया में सहयोग। CNBC आवाज भी दावोस पहुंचा है, जहां से हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी एक्सक्लूसिव बातचीत। दावोस में टेक महिंद्रा के MD CP गुरनानी से बात की CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने। CP गुरनानी जी, मूड कैसा है, माहौल कैसा है टेक कंपनीज को लेके, टेक स्पेंडिंग को लेके, टेक डील्स को लेके? मेरा ये मानना है कि यूरोप और US में अपने आप को ज़्यादा ही रिसेशन
के बारे में बातचीत होती है, जबकि आप देखेंगे प्लेन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कहीं पे जगह नहीं है। तो एक कॉमन लेमैन की तरह सोचो तो रिसेशन किसको बोलते? 2009 में लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे जब रिसेशन हुआ था। तो आई थिंक पीपल विल सून रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू फाइट रिसेशन इज टू बाय रिमेनिंग पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरी उम्मीद है 2022 वाज अनसर्टेनिटीज, 2023 विल बी मोर प्रैग्मेटिक, मोर रेलेवेंट अप्रोच। रफ्तार की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि लेट्स नॉट टॉक आवरसेल्व्स इनटू अ रिसेशन, तो टेक महिंद्रा की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मार्जिन रिकवरी को लेके, एक्विजिशंस को लेके, ग्रोथ को लेके, किस प्रकार की आप उम्मीद कर रहे हैं? तो टेक महिंद्रा का जो फोकस है, नंबर 1 इज डेफिनेटली ऑन sustainability and climate control, both from being a good citizen and being a service provider to the world to give technology solution where we can help companies become net zero. दूसरा जो फोकस है वो एक नया जो अवतार आया है, हमारा बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी था ब्लॉकचेन, वो अब मेटावर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है वेब 3.0 में, और हमारे काफ़ी कंज्यूमर्स एजुकेशन में, हेल्थ में, रिटेल में, इवन यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में डीलर नेटवर्क में उस मेटावर्स को अडॉप्ट किया है। और तीसरा जो है कनेक्टिविटी, 5G फोकस। चौथा आई थिंक AI का एक्सेलरेशन इज नाउ रियल, डेटा की ग्रोथ, कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, साइबर सिक्योरिटी की नीड्स बढ़ती रहेंगी, और आगे पीछे हम लोग एक नया वर्ड भी बोलना चालू कर देंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग। सीपी गुरनानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस इन डावोस। थैंक यू शरीन, थैंक यू, धन्यवाद। आज नेशनल स्टार्टअप डे है। इस साल कॉमर्स मंत्रालय और इंडस्ट्री ने स्टार्टअप डे के साथ स्टार्टअप इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी एक पावरफुल आधार साबित हुई है। आज सरकार खुद एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही है और सोच रही है। इसके तहत लगातार नए और प्रभावी तरीकों को आत्मसात करने पर जोर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आइडियाज के बेस्ट इंक्यूबेटर भी हैं। If I may venture to suggest, I have often found Prime Minister Modi as one of the best incubators of ideas and one of the best persons to come up with innovative ideas. And can any of us imagine, without the Digital India mission launched in 2015, without this rapid spread of 4G throughout the country, and now with the launch of 5G on 1st October, we'll truly get into the most modern systems available anywhere in the world. दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के कई शहरों में पारा माइनस में पहुंच गया है। हरियाणा, पंजाब में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में और गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की आशंका जताई है। वहीं उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात प्रभावित हो रहा है। गोल्डन ग्लोब का इतिहास रचने के बाद ऑस्कर से पहले आरआरआर ने एक और कमाल कर दिया है। फिल्म को लॉस एंजल्स क्रिटिक चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। इस मौके पर टीम राजामौली ने खुशी जताई है। उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मेरा भारत महान। इतना ही नहीं, आरआरआर के फैन जेम्स कैमरून भी हो गए हैं। उन्होंने टीम राजामौली से मुलाकात की, उन्होंने फिल्म की तारीफ भी की। जेम्स कैमरून ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरआरआर देखने के लिए कहा और उनको भी फिल्म बहुत पसंद आई।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहिए और CNBC आवाज से भी ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।